बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या है? आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या देखते हैं? हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उससे सीखते हैं। आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। बच्चों, हमारे भोजन का जो मुख्य भाग है, जो हमें गेहूं से, चावल से, मकई से या आलू से मिलता है, वो स्टार्च है। तो हमारे भोजन में स्टार्च का प्रेजेंटेशन है या नहीं, ये देखने के लिए अभी हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैंने यहाँ देखिए तो कुछ आलू को काट करके एक साफ पानी में डाल दिया है। इसको हम लोगों ने जब कुछ देर तक उबाला तो अब इस पानी में भी स्टार्च का मात्रा आ गया होगा। इसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले लेते हैं। फिर आप क्या करना है आपको कि ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हम लोग आयोडीन का कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। जैसे देखिए, अभी मैं कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के इसमें डाल रहा हूँ। जैसे ही आयोडीन के कुछ बूंद इसमें गए तो अब आप देखिए ये जो पड़कनली थी टेस्ट ट्यूब में, उसका रंग नीला हो गया है। तो ये एक्चुअली बता रहा है ये कि इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट था। तो स्टार्च की उपलब्धता को बतलाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयोग किया। स्टार्च आयोडीन से प्रतिक्रिया करके इस तरह का एक नीला रंग देता है। ये बतलाता है कि इस जो भोज्य पदार्थ था उसमें स्टार्च है, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अभी आप देखिए तो मेरे दाहिने हाथ में जो है ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ आलू का एक्सट्रैक्ट है और इसमें जब आयोडीन मिलाया गया तो ये इसका नीला रंग है। तो ये घोल का रंग नीला हो गया, तो ये बतलाता है कि इस घोल में स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए ये इसका नीला रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बच्चों, हम लोग बाज़ार में बहुत सी चीज़ें खाने के लिए लाते हैं, भोज्य पदार्थ, उसमें तरह तरह के मिलावट पाए जाते हैं। जैसे मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी करता ये है कि जब आप रहड़ दाल लेने जाते हैं तो उसमें वो कुछ दूसरे दालों को जिनका दाम कम हो उसको मिला देता है। उसी तरीके से दाल और अच्छा दिखे तो उसके लिए क्या करता है वो कि जिस रंग से हम लोग कपड़ा वगैरह रंगते हैं, मेटानिल येलो, जिसको सामान्य भाषा में या लेड क्रोमेट कहते हैं, उससे दाल को रंग देते हैं। तो दाल जो है वो और पीला अच्छा दिखने लगता है, तो बेचने के ख्याल से वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन लेड एक बहुत ही घातक धातु है और हमारे पाचन तंत्र को और फिर पाचन तंत्र से जुड़े हुए पूरा शरीर हमारा है तो उसको भी ख़राब कर सकता है। तरह तरह की बीमारियां आती हैं मिलावट की चीज़ों को खाने से। तो हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ आप देखिए तो इस खड़ल में हमने कुछ दाल लिया है। इस दाल को हम लोग पहले खड़ल में धीरे धीरे जो है वो पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसको मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है और इस फ्लास्क में थोड़ी देर डिस्टिल वाटर में डाल करके इसको घोल लिया है। अब इस घोल को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं
और ये जो घोल है दाल का, इसमें अब हम लोग थोड़ा सा इसमें HCl मिलाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ HCl मिलाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ जो गुलाबी रंग इसका दिखा रहा है वो ये बतला रहा है कि इसमें क्षार, इसमें जो है वो लेड क्रोमेट की मौजूदगी है, इसलिए इस परख नली का रंग गुलाबी हो गया। तो ये बतला रहा है कि ये जो दाल रंगा हुआ है इसमें लेड क्रोमेट मौजूद है। देखिए ये जो परख नली में पूरा रंग पिंक हो गया, ये बतलाता है कि इसमें मेटानिल येलो मिलाया गया था, इसीलिए ये रंग हुआ है। तो हमें मिलावट की चीज़ें नहीं खानी है, जहाँ से भी हो शुद्ध चीज़ें खानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं एक और नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे आपसे विद्युत धारा की, जिसे हम साधारण भाषा में बिजली कहते हैं। बिजली की अगर हम कल्पना करें, अगर हम ये सोचें कि अगर हमारे जीवन में बिजली यानी विद्युत ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। आप खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो हमारे जीवन में तो ना हमारा कोई ट्यूबलाइट जलेगा, ना ही बल्ब जलेंगे और ना ही पंखा चलेगा, यानी कि हमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस विद्युत को जब हम थोड़े और डिटेल में समझते हैं कि विद्युत धारा क्या है, तो इससे जुड़े हुए कुछ शब्द हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं, जिनका उपयोग हमने बहुत बार किया भी है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाते। मैं कुछ शब्दों की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला विभवांतर, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। उसके अलावा विद्युत धारा, जिसे हम करंट कहते हैं, एवं रेजिस्टेंस, हम जिसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ये तीनों शब्द हमारे लिए हो सकता है नए हो, आप अपनी कक्षाओं में देखा होगा, इनका नाम सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, लेकिन इन तीनों के संबंध को हम आज आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और वो कैसे करेंगे? हम थोड़ा इतिहास में जानना चाहेंगे। 1826 ईस्वी में जर्मनी नामक एक देश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, एक नियम दिया था हमें पूरे विश्व को, जिसे हम ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। अब हम ये समझते हैं कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम बताता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के अंदर उसके दो सिरों के बीच का जो विभवांतर बनता है, उत्पन्न होता है, वो उस विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओम का नियम क्या बताता है? अगर एक निश्चित तापमान पर किसी चालक या कंडक्टर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज यानी विभवांतर का मान उतना ही ज़्यादा बदलता जाएगा उस करंट के साथ, उस विद्युत धारा के साथ। तो ये तो एक साधारण भाषा में हमने ओम के नियम को बताया। अब अगर हम गणित की भाषा में अगर इसे बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर यानी वोल्टेज करंट यानी विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और जब हम इस समानुपात को हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह आता है, एवं उस बराबर के चिन्ह के साथ एक स्थिरांक भी हम जोड़ते हैं, लाते हैं, जिसे ओम के नियम के अंदर हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। यानी आपने ये समीकरण ज़रूर सुना होगा कि वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ा है ओम के नियम के अंतर्गत। आज हम आपको ओम के नियम को सिद्ध करके दिखाएंगे कि एक साधारण प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर का उपयोग करके आप किस प्रकार ओम के नियम को देख सकते हैं और उसके संबंध को यानी वोल्टेज एवं करंट के संबंध को, रिलेशन को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब ओम के नियम को समझने के लिए हम बहुत सारी पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उसमें से दो पद्धतियों का यहाँ जिक्र मैं करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जो पद्धति है वो है वोल्टेज कनेक्शन सर्किट,
जिसे हम अब थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या होता है। जब भी हमारा कोई सोर्स, वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं, मैं आपको अभी आने वाले समय में बताऊंगा कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है या मल्टीमीटर क्या होती है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जब भी हम किसी वोल्टेज सोर्स को लेते हैं और उसके अंदर जब हम एक वोल्टेज को अपने हिसाब से चेंज करते हैं, तो उसके समानुपात में जो उसका करंट है वो भी उसी तरीके से इक्वली चेंज होता जाता है। नॉट इक्वली, लेकिन लगभग वो उसी वोल्टेज के मान के साथ चेंज होता जाता है। यानी जब हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, यानी बदलते हैं, तो साथ ही साथ उसके करंट के मान में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। ये हम बात कर रहे हैं वोल्टेज कनेक्शन सर्किट की। अब एक और पद्धति भी है जिसे हम करंट कनेक्शन सर्किट कहते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक सोर्स हम लेते हैं, ऊर्जा का सोर्स लेते हैं, जिसमें हम इस बार वोल्टेज को चेंज ना करके करंट को चेंज करते हैं, और उसी के साथ साथ वोल्टेज के मान में भी थोड़ा उसी के साथ साथ चेंज होता जाता है, जो हम देखेंगे अभी आने वाले समय में। आपको हम उसको प्रयोग के द्वारा दिखाएंगे। तो आज हमने आपको जो ओम के नियम के बारे में बताया, उसका उपयोग हम अपने जीवन में कहाँ करते हैं। आपने अपने घरों में बहुत सारे मशीनों को, उपकरणों को उपयोग किया होगा। उसके अंदर आपने बहुत सारी रेटिंग्स देखी होंगी कि 220 वोल्ट का हम एसी सप्लाई जो हमारी आती है उसको हम यूज़ करें। तो ये जो हम आपसे ये जो फैक्ट्स हम बताते हैं या जो जी चीज़ें हम उस पर लिखी होती हैं किसी उपकरण के ऊपर, वो कहाँ से हम निकाल के लाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मशीन जिनके अंदर हम रेटिंग्स देते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं, उसको हम ओम के नियम के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, उसका मान निकालते हैं और फिर हम उसको बताते हैं। तो इस प्रकार के उपकरणों में ओम के नियम का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। न सिर्फ उपकरण में, जब हम विज्ञान को और आगे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती हैं जिसके अंदर हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं और अलग अलग वोल्टेज के मान को या करंट के मान को या रेजिस्टेंस के मान को हम निकालते हैं। तो ये तो हमने उसके उपयोग की बात की। अब हम आपको जो भी यहाँ प्रयोग करने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम एक वोल्टेज कनेक्शन सर्किट का उपयोग करेंगे, जिसमें हम एक वोल्टेज के एक सटीक मान को समय के साथ साथ चेंज करेंगे और देखेंगे कि वोल्टेज चेंज करने के साथ साथ करंट के मान में क्या अंतर आता है। तो ये हम एक प्रयोग अभी करने वाले हैं और यहाँ से वोल्टेज और करंट का जो मान हमें मिलेगा उसका हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी बनाएंगे, और हम देखेंगे कि वो ग्राफ कैसा होता है और क्या उससे हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट का मान लेकर आप प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे। तो साधारणतः हमने जो समीकरण आपको बताया था कि V बराबर I क्रॉस R, तो यहाँ से अगर आप R का मान निकालना चाहें तो वोल्टेज का अनुपात जब करंट के साथ निकालते हैं, यानी विभवांतर बट्टा विद्युत धारा जब आप निकालते हैं, तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से हम रेजिस्टेंस के मान को, यानी प्रतिरोध के मान को निकाल सकते हैं। तो आइए एक प्रयोग के द्वारा हम आपको ये ओम के नियम को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक प्रयोग के द्वारा हम ओम के नियम को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मान मिलता है वोल्टेज एवं करंट का। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम एक वोल्टेज कनेक्शन सर्किट का उपयोग करेंगे, यानी एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा पद्धति उपयोग करेंगे जिसमें हम वोल्टेज को के मान को जैसे चेंज करते रह जाएंगे, उसके साथ साथ हमें करंट का मान भी अलग अलग मिलता जाएगा। तो इससे पहले कि मैं प्रयोग को करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ मैंने उपयोग की हैं, वो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, मेरे हाथ में एक प्रतिरोधक, एक रेजिस्टर है जिसका मान यहाँ 2.2 किलो ओम है। इसको हम कैसे मापते हैं, यानी किसी भी प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध का मान है वो हम कैसे मापते हैं। तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। जो मशीन यहाँ उपयोग कर रहे हैं ये एक मल्टीमीटर है। अब यहाँ मल्टीमीटर का क्या अर्थ हुआ, एक ऐसा मीटर जो बहुत सारे काम करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि काम क्या करता है। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे रीडिंग हैं दिए हुए हैं। यहाँ पर जनरली जो साधारणतः हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के वोल्टेज को, करंट को एवं रेजिस्टेंस को हम अलग अलग पॉइंट पे रखकर माप सकते हैं। यानी कि ये एक ही मीटर जो है वो बहुत तरीके के अलग अलग कार्य को एक साथ कर सकता है, इसीलिए हम इसको मल्टीमीटर कहते हैं। और चूँकि रजिस्टर की बात तो हमने आपसे की ही, इसके अलावा एक बोर्ड हम यूज़ करते हैं जिसे हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे खामे बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक लाइन आप यहाँ देखेंगे, इसके नीचे ठीक वो एक ही पॉइंट के साथ एक किनारे पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों को या किसी भी अलग अलग अवयवों को जोड़कर अलग अलग मानों को निकालते हैं। तो ये ब्रेडबोर्ड हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग करते हैं।
जो कि आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए एक सोर्स हमने यहाँ उपयोग किया जिसे हम वोल्टेज सोर्स कह रहे हैं। तो ये एक बैटरी एलिमिनेटर है। इसका कार्य है एक निश्चित मात्रा में वोल्टेज सोर्स का सप्लाई देना, और इसी से हम अभी वोल्टेज लेकर इसके करंट के मान को अभी इस मल्टीमीटर के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या इसमें, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो रेजिस्टर हमने यहाँ, जो प्रतिरोधक हमने लिया है, वो हम इस ब्रेड बोर्ड पर लगा देते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने एक किनारे पर इसके एक सिरे को और दूसरे किनारे पर दूसरे सिरे को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव जो हमारा सोर्स है, जो टर्मिनल है हमारा, उसको हम एक साइड में जोड़ देंगे यहाँ पे, और जो हमारा दूसरा साइड है, और जो हमारा ये दूसरा साइड है, हम उसको इस प्रकार दूसरे सिरे पर जोड़ देंगे। और चलिए एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम यहाँ पर वोल्टेज चेंज करेंगे तो यहाँ पे करंट का मान भी चेंज होगा उसी के परस्पर, उसी के समानुपात में। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इस सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। देखिए मैंने ऑन कर लिया है और मैं 1 वोल्ट का मान यहाँ लेकर एंटर कर देता हूँ, यानी हमने 1 वोल्ट का वैल्यू इसमें सप्लाई कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रतिरोध में कितना करंट यानी कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको टच करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0.4 मिली एम्पियर का करंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस साइन क्यों है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों जो टर्मिनल लिए हैं, एक देखिए पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पर हमने जो मल्टीमीटर का जो 2 साइड हमने लिया है, उसको हमने पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव को और नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव को टर्मिनल को जोड़ दिया है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो समझने में। हमने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ दिया और अब हम नेगेटिव टर्मिनल से वैल्यू को माप लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 1 वोल्ट का जब हमने सोर्स सप्लाई किया यानी विभवांतर अप्लाई किया है, दिया है, तो हमको यहाँ 0.5 मिली एम्पियर का करंट मिला है। तो ये तो एक हमारी रीडिंग हो गई। अब हम एक और रीडिंग को चेंज करके देखते हैं। 1 वोल्ट की जगह जब हम 1.5 वोल्ट अप्लाई करते हैं सिस्टम में, यानी प्रतिरोध के द्वारा जब हम इसके दोनों पॉइंट पर विभवांतर अप्लाई करते हैं, दे देते हैं, तो देखते हैं कितना करंट हमको मिलता है। तो आप यहाँ करंट को देखिएगा, जब मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मान में कोई थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। अब इसी रजिस्टर के अंदर यानी प्रतिरोधक के अंदर आप देखेंगे कि 0.7 मिली एम्पियर करंट सप्लाई हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यानी आपने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान चेंज करते हैं, उसी प्रकार आपको करंट के मान में भी थोड़ा अंतर दिखाई देगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं आगे करके। अब हम 2 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस देंगे इसमें। अब देखते हैं करंट के मान में कितना चेंज आता है। तो आप देखिए 0.9 मिली एम्पियर का करंट हमको प्राप्त हुआ। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज के मान को चेंज कर रहे हैं, वैसे ही उसी के साथ साथ करंट के मान में भी थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वोल्टेज एवं करंट का एक समानुपाती रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, जो कि ओम का नियम हमें बताता है। यही नहीं, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पर 2.5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हम ले लेते हैं और देखते हैं कि करंट में क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने यहाँ 2.5 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उसी के साथ साथ उसी के परस्पर हमें 1.2 मिली एम्पियर का करंट प्राप्त हो रहा है। एक और कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 2.5 के बाद हम 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी वोल्टेज सोर्स देंगे। अब आप देख सकते हैं करंट कितना हो गया, 1.4। देखा आपने। चलिए एक और काम करते हैं, 3.5 पे भी देखते हैं और अब करंट को देखते हैं, मापते हैं कितना है। ये थोड़ा गलती हो गया है, इसको मैं फिर से एक बार करने की कोशिश करता हूँ। 3.5 पर
अब देखिए 7 मिली एम्पियर करंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं 4 वोल्ट पे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 1.9 मिली एम्पियर करंट हमें प्राप्त हो रही है। अब हम इसको 4.5 पे रखेंगे और अब देखते हैं मान कितना होता है। लगभग 2.1 मिली एम्पियर करंट। और आखिरकार हम 5 वोल्ट का सोर्स भी देख लेते हैं कितना होता है। तो लगभग 2.3 मिली एम्पियर करंट हमें प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज के मान को यानी विभवांतर के मान को जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, साथ ही साथ उसके करंट में भी हमको चेंजेस देखने को मिल रही है। यानी वोल्टेज एवं करंट का यानी विभवांतर एवं विद्युत धारा का एक समानुपाती रिलेशन हमको देखने को मिला, एक संबंध हमको दिखाई दिया। अब हम इस मान को एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, खींचेंगे, जिसमें एक्स अक्ष जो हमारा होगा वो वोल्टेज का होगा और जो वाई अक्ष होगा वो हमारा करंट का होगा। और हम देखेंगे कि ये दोनों का जो मान है वो हमें कैसा ग्राफ देता है। तो आइए हम उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मान क्या मिलता है, वो रेखा हमें क्या बताती है। और उसी रेखा के द्वारा हम जो हमारा रजिस्टर है उसका मान भी निकालेंगे। तो इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग मान हमें दिए हुए हैं उसके द्वारा हम रेजिस्टेंस के मान को अलग अलग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? तो आप अगर ध्यान दें तो हमने वोल्टेज सोर्स को 0.5 के अंतर के लगातार के द्वारा अलग अलग बदलते गए। हमने पहले 1 वोल्ट का सोर्स लिया, फिर 1.5 वोल्ट का सोर्स लिया, फिर 2, फिर 2.5। यानी कि जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस है यानी जो चेंज इन वोल्टेज वैल्यू है वो यानी 0.5 वोल्ट का होता है जो हमने यहाँ पे रखा था। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो मिली एम्पियर में करंट हमें दिखाई दे रहा था उसमें पहले 0.7, फिर 0.9, फिर 1.1, यानी कि 0.2 मिली एम्पियर करंट का जो चेंज इन करंट है वो हमें दिखाई दे रहा था। यानी कि हमें चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज दोनों मिला, जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक का मान निकाल सकते हैं। और आप यहाँ देख पाएंगे कि इस ग्राफ में यानी वोल्टेज एवं करंट का जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो हमने खींचा है, उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है और ये सिद्ध करती है कि वोल्टेज एवं करंट में एक समानुपाती रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, जिसके द्वारा हम उसके रेजिस्टेंस को यानी उसके द्वारा रेजिस्टेंस के मान को हम निकाल सकते हैं। और यही हमें ओम का नियम बताता भी है। तो मैं आशा करता हूँ ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग जिसमें हमने ओम के नियम को आपको समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार हम एक सर्किट का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के मान को यानी वोल्टेज के मान को या करंट के मान को या रेजिस्टेंस के मान को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चूँकि वोल्टेज कनेक्शन सर्किट उपयोग किया था और उसमें हमने आपको दिखाया कि एक रजिस्टर के अंदर जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर करंट कैसे प्रवाहित होती है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज के मान को बदलते हैं उसके साथ ही साथ उसके समानुपात में करंट का मान कैसे चेंज होता है और किस प्रकार उसका ग्राफ उसके स्लोप के द्वारा हम रेजिस्टेंस के मान को निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा। आज इसी के साथ यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे साथ। आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पे आपसे बात करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आपने अपने जीवन में अक्सर ये देखा होगा कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन को बहुत देर तक उपयोग करते हैं तो वो बड़ा ही गर्म हो जाता है, बहुत हीट हो जाती है। एवं अगर आपने देखा हो जब भी आप चार्जर को, मोबाइल चार्जर जो हमारा होता है, उसको भी आप जब फ़ोन के साथ बहुत देर तक कनेक्ट करके प्लग को ऑन कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो अब इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा, हम जानते ही हैं। तो आइए हम आज उन पद्धतियों को, उन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ और तथ्यों के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक यानी कंडक्टर में कोई आवेश प्रवाहित होती है यानी बहती है, यहाँ आवेश से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को आप जानते हैं, जो भी परमाणु
के बारे में हमने आज तक पढ़ा है, परमाणु बहुत ही छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह किसी चालक में बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि किसी भी कंडक्टर में यानी किसी भी चालक में जब करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके फ्लो की वजह से यानी बहने की वजह से उसके अंदर करंट प्रवाहित होती है। अब उदाहरण स्वरूप अगर हम कुछ कंडक्टर्स का आपको एग्जांपल दें, उदाहरण दें, तो आपने कॉपर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया है। इसके अलावा सिल्वर का उपयोग हम करते हैं, एल्यूमिनियम का भी उपयोग बहुत जगह किया जाता है। तो इस प्रकार के जो चालक हैं जिनके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर विद्युत धारा बहने लगती है। ये तो विद्युत धारा की हमने बात की। इसके अलावा जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में बहते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट उसमें बनती है, बहना शुरू हो जाती है। तो ये तो करंट के बहने के बारे में हमने बात की, किस तरीके से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विद्युत का जो प्रवाह है वो बढ़ता जाता है। एवं चालकों के अंतर, अब अगर हम थोड़ा ध्यान से और चालकों को समझने की कोशिश करें तो चालकों के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, उसके अंदर में कुछ आयंस भी होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ भी होती हैं, और उसके अंदर जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में अपने जगह पे जब कंपन करते हैं तो इसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो बहाव है, वो प्रतिरोधित होता है, रुकता है। और सभी चालकों के अंदर एक निहित गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, और यही वो गुण है जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी चालक के अंदर जो करंट के फ्लो को रोकने की जो क्षमता होती है उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो हमने रेजिस्टेंस की बात की आपसे। अब आइए आपको हम समझाते हैं कि किस प्रकार हमारे शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ सकता है। आपके घरों में आपने बहुत सारे उपकरण उपयोग किए होंगे, जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि हम उपयोग करते हैं, और आप जानते हैं कि उसके अंदर जो बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं तो सभी मशीनों का अपना अपना एक कार्य होता है, यानी सभी मशीनों के अपने अपने एक वोल्टेज का मतलब जो उसको लेने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, उसके अलग अलग कार्य के ऊपर वो निर्भर करता है। तो इसलिए प्रत्येक मशीनों में हम अलग अलग रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि जिसकी जितनी करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार हम उसके रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर किसी रेजिस्टेंस में यानी प्रतिरोध में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करना शुरू करे, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर विद्युत प्रवाह करना शुरू करे, तो एक निश्चित मात्रा के ऊपर जब वो बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है, और यानी जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन जब एक निश्चित मात्रा के ऊपर वो करंट का जो चेंजेस हैं, मतलब विद्युत धारा से जब हम ऊष्मा ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं तो जो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बढ़ते बढ़ते एक निश्चित मात्रा के ऊपर जाके वो जलना शुरू कर देती है, और इस प्रकार हमारा जो उपकरण है वो जल जाता है, और इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो हमने अभी तक आपसे क्या बताया, आपसे बात की कि किस प्रकार चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है, शॉर्ट सर्किट हम किसे कहते हैं और वह कैसे होता है। अब हम आपसे बात करेंगे कि प्रतिरोधकों को यानी रेजिस्टर्स को हम बहुत तरीके से जोड़ते हैं, वो जोड़ने की पद्धति क्या है। तो हम साधारणतः रेजिस्टर्स को, चाहे वो हम एक से ज़्यादा लें या बहुत सारे लें, हम उनको साधारणतः दो श्रेणी में रखते हैं। एक श्रृंखला श्रेणी में हम उसको जोड़ते हैं और एक समानांतर श्रेणी में हम उसको जोड़ते हैं, और दोनों ही पद्धतियाँ अलग अलग तरीके से की जाती हैं और उनका अलग अलग मान हम देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे एक प्रयोग के द्वारा, और देखेंगे कि उसके द्वारा हमें क्या मान प्राप्त होते हैं। तो आइए हम अपने प्रयोग को करें और इसके द्वारा हम इन पद्धतियों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन में प्रतिरोध को देखेंगे और समझेंगे उनके कार्य प्रणाली को। सबसे पहले हम आपको कुछ यहाँ हम लोगों ने प्रतिरोधक लिए हैं, वो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये एक प्रतिरोधक हमने लिया है और इसी के तरीके के दो और हमने लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तीनों का मान एक ही मान के अलग अलग रेजिस्टर्स हैं। पहले इनका मान आपको दिखा देते हैं कि कितना है। आप देख सकते हैं लगभग 2.1615 किलो ओम का ये रेजिस्टर है, प्रतिरोधक है। और इसी प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी दोनों भी, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये भी 2.1516 का है लगभग, और
ये आखिरी वाला भी लगभग 2.16 किलो ओम का रेजिस्टर है। अब हम इन तीनों की मदद से आपको श्रृंखला कनेक्शन यानी सीरीज़ कनेक्शन और समानांतर कनेक्शन एवं यानी कि पैरेलल कनेक्शन दिखाएंगे और समझेंगे उन पद्धतियों को। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन यानी श्रृंखला कनेक्शन कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेडबोर्ड हमने लिया है, इसके किसी एक सिरे पर आप इसको ऐसे लगा दें, किसी एक सिरे पर, और दूसरे सिरे को किसी एक दूसरे से पॉइंट पर ऐसे आप लगा दें। अब जो दूसरा रजिस्टर आप लगाएंगे, आपको ये याद रखना होगा कि पहले रजिस्टर का जो दूसरा कोना है उसके साथ दूसरे रजिस्टर का ये पहला कोना एंड टू एंड जोड़ दें। तो देखिए इसके दोनों एंड एक ही पॉइंट के साथ मैं आपको यहाँ पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये रजिस्टर, इस रजिस्टर और इस रजिस्टर का जो ये इसके नीचे का पॉइंट और इसके नीचे का जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर जुड़े हुए हैं। और आखिरकार हमारा जो तीसरा रजिस्टर है उसको हम इस दूसरे रजिस्टर के लास्ट वाले कोने के साथ जोड़ देते हैं। अब सीरीज़ कनेक्शन में ये कहा जाता है कि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर जितने भी रजिस्टर आप जोड़ते हैं उन रजिस्टरों को जब आप एक साथ जोड़ें और उनका जो मान निकलता है, जो एल्जेब्रिक सम निकलता है, वो समतुल्य प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, यानी इक्विवेलेंट रजिस्टर के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ इस पहले वाले रजिस्टर का जो मान है वो लगभग 2.15 किलो ओम है, और इसका भी वही है और इसका भी वही है। यानी तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो लगभग कितना होना चाहिए, 6.5 या 4। तो आइए हम इसके एक सिरे पर और इसके एक सिरे पर इस मल्टीमीटर का उपयोग करके, ओम मीटर का खासकर हम यहाँ ओम मीटर का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर हम देखते हैं कि मान कितना आता है। क्या वो 6 के आसपास, 6.4 या 5 के आसपास आता है या नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ जो ओम मीटर में जो मान हमें बता रहा है 6.48 किलो ओम का दिखा रहा है। यानी कि हमने देखा कि तीनों का जो मान है, प्रतिरोधक का जो मान है वो समतुल्य मान के बराबर है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि अगर इसी तीनों रजिस्टर को अगर हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ें तो मान क्या होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको ये ध्यान देना होगा कि मान लीजिए मैंने अगर इसको यहाँ पर और इसके दूसरे सिरे को यहाँ पर जोड़ दिया, तो दूसरा रजिस्टर जो होगा उसको भी उसी तरीके से उसी पॉइंट पर हमको समानांतर तरीके से जोड़ देना होगा। यानी दोनों का जो एक सिरा होगा वो एक पॉइंट पर और जो दूसरा सिरा होगा वो दूसरे पॉइंट पर जोड़ना होगा। ये देखिए, तो हम इस तीसरे वाले रजिस्टर को भी जोड़ देते हैं और देखते हैं आगे की प्रक्रिया। ये देखिए, हमने तीनों रजिस्टर को इसके एक एंड को एक पॉइंट पर और दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिया है। अब चूँकि तीनों रजिस्टर का मान तो हमको पता है, यानी कि अगर उसके हम अपने अपने रजिस्टर के मान की बात करें तो लगभग 2.1 किलो ओम का वो मान अलग अलग रजिस्टर्स का है। लेकिन जब हम इसका समतुल्य मान निकालते हैं तो हम यह पाते हैं समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के व्युत्क्रमों का योग होता है। यानी जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों के मान से कम होगा। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो इसका अगर एक रेजिस्टेंस का जो मान था वो लगभग 2.1 था, जबकि इन तीनों का जो समतुल्य मान है आप देख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में वो 2.1 से कम है। यानी पैरेलल कनेक्शन में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अब जितने भी रजिस्टर जोड़ते हैं उनके मान से कम हो जाता है। तो ये हमने आपको प्रयोग के द्वारा दिखाने की कोशिश की। अब हम आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि जब हम इसमें वोल्टेज सोर्स देते हैं यानी कि वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए हम एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं 5 वोल्ट का। यहाँ पे देखिए हमने 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दे दिया है। अब इसके मान को हम वोल्ट पर ले जाते हैं, वोल्ट मीटर पर लेके जाते हैं और 20 वोल्ट पर रख देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिर्फ एक रजिस्टर को यहाँ ले, सिर्फ एक रजिस्टर हम ले रहे हैं और आप इसका, चलिए इसको हम पहले जोड़ देते हैं फिर मान को देखते हैं कितना होता है। चलिए हम अगर इसके सिर्फ 2 सिरों को ऐसे टच करें तो आप देखेंगे लगभग एक ही रजिस्टर के अंदर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस
सप्लाई हो रहा है, सॉरी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ सोर्स दिया वही इसी रजिस्टर के अंदर क्रिएट हो रहा है। अब दूसरे वाले की तरफ चेक करते हैं, देखते हैं बीच वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये भी करीबन 5 वोल्ट का ही आपको, चलिए मैं फिर से चेक करता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये भी लगभग 5 वोल्ट और लास्ट वाला जो था वो भी लगभग 5 वोल्ट का आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके समतुल्य वोल्ट को देखें, पूरे वोल्ट के वोल्टेज जो हमारा सप्लाई हो रहा है पैरेलल कनेक्शन में, अगर हम उसको देखें तो भी आप पाएंगे कि पूरा हमारा सर्किट कनेक्शन है उसमें भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ही सप्लाई हो रहा है। यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जो हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो सभी रेजिस्टेंस में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आपको ये समझना होगा कि इसका उपयोग, पैरेलल कनेक्शन का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का उपयोग हमारे घर में जितने भी बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो आप देखते हैं, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि हम 220 वोल्ट का AC सप्लाई देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जब भी अपने घरों में अलग अलग उपकरणों का उपयोग करते हैं, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और टीवी है। ये पहला वाला फ्रिज, दूसरा वाला वॉशिंग मशीन और तीसरा वाला जो हमारा टीवी हो गया। तो अब तीनों अलग अलग उपकरण हैं और तीनों को ही किसी न किसी अमाउंट में वोल्टेज की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जब हम उसको सप्लाई से यानी बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तीनों अलग अलग मशीनों को एक साथ, तो जब हम किसी एक को चलाएं तो भी उसके अंदर लगभग सेम वोल्ट ही प्रवाहित होगा, और अगर हम तीनों को एक साथ चलाएं तो भी लगभग एक ही अमाउंट में वोल्टेज डिफरेंस उन तीनों में बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम किसी एक को हटा दें, चलिए मैंने बीच वाला को हटा दिया, यानी मैंने वॉशिंग मशीन को हटा दिया क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया, फिर भी आप देखेंगे बाकी जो दोनों हैं उनके अंदर लगभग एक ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित हो रही है, क्रिएट हो रही है। यानी कि हमने ये समझा कि पैरेलल कनेक्शन में हम किसी भी उपकरण को उपयोग करें, उसके किसी एक अलग अलग कंपोनेंट को हटा देने से पूरे सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसलिए जो पैरेलल कनेक्शन है लगभग जितने घरेलू उपकरण हम उपयोग करते हैं उसमें हम पैरेलल कनेक्शन का ही उपयोग करते हैं, न कि सीरीज़ कनेक्शन का। लेकिन अब हम सीरीज़ कनेक्शन को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या घटना घटती है। तो चलिए हम एक बार फिर से एक सीरीज़ कनेक्शन जो बना लेते हैं, एक श्रृंखला कनेक्शन बना लें और देखते हैं क्या होता है। तो ये लीजिए मैंने बना दिया है। अब मैं देखता हूँ जोड़कर कि क्या मान हमें मिलता है। आप ध्यान से देखिएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है वोल्टेज का, तो पूरे सीरीज कनेक्शन में 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक ही समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को देखें, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो उनके अंदर वोल्टेज का जो मान है वो देखिए कितना आएगा। आप देखेंगे पहले वाले प्रतिरोधक में रजिस्टर में यहाँ जो मान है वो लगभग 1.66 आ रहा है। अब चलिए दूसरे वाले में चेक करते हैं। यहाँ भी आप पाएंगे कि लगभग 1.66 वोल्ट का मान आपको मिलेगा, और आखिरी वाले को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1.66 वोल्ट का मान मिला। यानी इनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो लगभग एक ही मान में हुआ है। तो इस प्रकार आप अगर उदाहरण स्वरूप समझें, मान लीजिए जब आप दीपावली में अलग अलग लाइट्स को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब एक लाइट बुझ जाती है तो उसके साथ साथ बाकी सारे लाइट्स भी नहीं जलते, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों को बनाने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो आकर ढूंढते हैं कि कहाँ पर सर्किट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में अगर एक कंपोनेंट ख़राब हो जाए
तो उसकी वजह से पूरे सीरीज़ कनेक्शन को प्रभाव पड़ता है और वो कार्य नहीं करता। इसलिए ज़्यादातर हम पैरेलल कनेक्शन का ही उपयोग करते हैं, न कि सीरीज़ कनेक्शन का। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसका उपयोग हम अपने जीवन में, आम जीवन में कहाँ देखते हैं और कहाँ पाते हैं। तो हम आशा करते हैं ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन आपको समझ में आई होंगी, यानी श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन जो कि प्रतिरोधक के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की है, आप आसानी से इसे समझ पाए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रयोग के द्वारा हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन जो हम करते हैं प्रतिरोधकों का उपयोग करके, वो कैसे कार्य करता है और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, और ये हमारे आम जीवन में हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम आशा करते हैं ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन जो हमने आपको दिखाया है ये आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसका उपयोग अपने कक्षाओं में आप ज़रूर करेंगे, एक बार खुद से कोशिश करके। तो इसी के साथ हम यहाँ पर ये अपना सेशन समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बच्चों, अभी हम लोग जंतुओं में अनुकूलताएं यानी एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत तरह के अलग अलग आवास उपस्थित हैं। कोई पानी में रहता है, कोई धरती पे चलता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई मरुस्थल में रहता है। तो इस तरह अलग अलग परिस्थितियों में रहने के लिए जंतुओं में अलग अलग हमें देखने के लिए अनुकूलताएं भी मिलती हैं। अभी हम लोग यहाँ 4 जीवों अर्थवर्म यानी केचुए, लोबियो यानी रोहू मछली, पिजन यानी कबूतर और कॉकरोच यानी तिलचट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि केचुआ तो रेंगता और मिट्टी में रहता है, मछली पानी में, और ये कबूतर या कोई पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है, और तिलचट्टे नम स्थानों में छिपकर रहते हैं। तो अभी हम लोग देखें अर्थवर्म यानी केचुए के बारे में। अभी आदमी के हाथ पर आप एक केचुआ को देख रहे हैं और बगल में ये उसका चित्र है। ये आप आगे में केचुए के मुंह को देख रहे हैं और पीछे टेल एंड है। तो इस तरह से अभी हम लोग केचुए के बारे में जानेंगे। केचुए का शरीर जो है वो बेलनाकार तथा खंडित होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके शरीर में किसी तरह का अपेंडेज प्रवर्धन नहीं है, ये एकदम सीधा है। इसी तरह से इसका सिर आप जो देख रहे हैं ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आगे के भाग में एक सिर है। वैसे शरीर के पहले खंड में मुख है यहाँ पर, और शरीर के अंतिम खंड में हम लोग गुदा यानी एनस को देख रहे हैं। इसके 14वें जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 14वें, 15वें और 16वें शरीर के अग्रभाग के खंड में ग्रंथिल उत्तकों से बनी एक पट्टिका है जिसको हम लोग क्लाइटेलम कहते हैं। यह नम भूमि में बिल बनाकर रहता है और इसका शरीर जो है वो बिल के आकार को निर्माण करने में सहायता करता है। ये बिल निर्माण करने के लिए मिट्टी को खाता है। उस मिट्टी में पोषक कार्बनिक पदार्थ को तो वो पचा लेता है, लेकिन शेष मिट्टी जो है वो गुदा से बाहर आ जाता है। और ये जो गुदा से जो मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर आता है, ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है और ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है, यानी ये किसान का मित्र है। अब हम लोग तिलचट्टे में अनुकूलता को देख रहे हैं। तिलचट्टे का जो शरीर है कॉकरोच का, वो 3 भाग में बटा होता है। सिर यानी हेड, इसके बाद जो है वो वक्ष
थॉरेक्स कहलाता है और इसके बाद उदर यानी एब्डोमेन है। शरीर कठोर क्यूटिकल के परत से बाह्य कंकाल से ढका रहता है। सिर में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं एंटीना पाई जाती हैं। इसमें एक जोड़ा संयुक्त नेत्र भी रहता है जो यहाँ आगे आप देख रहे हैं। इसके मुख के द्वार के चारों ओर मुखांग होते हैं। वक्ष में तीन जोड़ी ज्वाइंटेड लेग्स आप देख रहे हैं। ये 6 इसके पाँव हैं, 3 जोड़े, जो इसे चलने में मदद करते हैं, दौड़ने में मदद करते हैं। वक्ष में 2 जोड़े पंख हैं यहाँ पर। ये जो 2 जोड़े पंख आप देख रहे हैं, ये पंख इसे उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। पंख का अगला जोड़ा कड़ा होता है और चिमड़ा होता है, जबकि पिछला जोड़ा पतला या मेम्ब्रेन की तरह होता है। यह स्थलीय कीट है। वैसे अगर हम लोग देखें तो कॉकरोच में नर तिलचट्टा और मादा तिलचट्टा 2 तरह के तिलचट्टा रहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इनका मुख्य अंतर ये है कि एनल स्टाइल जो है वो नर तिलचट्टे में उपस्थित होता है, जबकि वो मादा तिलचट्टे में अनुपस्थित रहता है। इसी तरह से ब्रूच पाउच अनुपस्थित है नर में, जबकि मादे तिलचट्टे में ये उपस्थित रहता है। इसी तरह से अगर एंटीना को देखेंगे तो नर तिलचट्टे का एंटीना लंबा, जबकि मादा तिलचट्टे का एंटीना छोटा होता है। तो ये मुख्य अंतर है तिलचट्टे में नर और मादा में। अभी हम लोग अब रोहू मछली के बारे में जानेंगे, जो साफ पानी में पाया जाता है। रोहू मछली जो है वो एक जलीय जीव है। इसका शरीर आप देख रहे हैं कि धारा रेखित यानी स्ट्रीम लाइन है, जो तैरने में इसकी सहायता करता है। पार्श्वों से चिपटे लैटरल कंप्रेशन होते हैं। शरीर के आकृति से तैरते समय इसे जल का अवरोध कम से कम करने में इसे सहायता मिलती है। शरीर में एक जोड़ी स्पष्ट आँखें होती हैं। ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा मुंह होता है। शरीर सल्कों से ढका होता है और सल्क शरीर को जल प्रतिरोधी बना देता है। जल में तैरने के लिए युग्मित यानी पेयर्ड में और अनपेयर्ड पंख भी पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डॉर्सल फिन है, एनल फिन है, पेक्टोरल फिन है या कॉर्डल फिन, टेल फिन को भी कहते हैं। तो जो तैरते समय शरीर को दिशा देने का काम करता है। जलीय श्वसन के लिए मछली के अंदर ये जो ऑपरकुलम आप देख रहे हैं, इसके अंदर गिल्स रहते हैं और वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो अभी हम लोग रोहू मछली के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि उसमें अपने जल में रहने के लिए, अपने आवास में रहने के लिए क्या अनुकूलताएं शरीर में पाई जाती हैं। अब हम लोग पिजन यानी कबूतर के बारे में देख रहे हैं। कबूतर का पूरा शरीर आप देखेंगे तो ये पंखों से ढका रहता है, पर ताप रोधक का कार्य करते हैं और पक्षी को उड़ने में सहायता देते हैं। वैसे ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी इसका जो तापमान है वो स्थिर होता है। इसकी अगली टांगे जो आप देख रहे हैं, ये पंखों विंग्स के रूप में रूपांतरित होते हैं
और ये उसे दूर दूर तक उड़ने में मदद करते हैं। उसी तरीके से इनकी सहायता से ये बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, जबकि हिंड लिम्स यानी पिछली टांगे जो हैं इसमें क्लॉ होते हैं, नख होते हैं, उंगलियां होती हैं जो टहनियों को पकड़ने में इसे मदद करता है। चोंच में ये जो बीक आप इसका देख रहे हैं इसमें दांत नहीं होते हैं। इसका शरीर बहुत हल्का होता है। हल्का करने के लिए इसके अंदर जो आप देखते हैं वो बोन्स जो देखते हैं हम लोग, इस बोन्स में अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये खोखले होते हैं और इसमें हवा भरी रहती है। उसी तरीके से ये फेफड़े द्वारा श्वसन लेते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर में हम लोग जानते हैं कि लंग्स है, ये फेफड़े हैं जिसके द्वारा कबूतर श्वास लेता है। और इसके अंदर जो है वो मलाशय, रेक्टम या मूत्राशय नहीं पाया जाता है ताकि पक्षी का वजन बढ़े नहीं। तो बहुत सी अनुकूलताएं हम लोग कबूतर में पालते हैं जो कि इसे उड़ने में सहयोग करता है और इसलिए ये काफ़ी ऊंचा उड़ भी सकता है और टहनियों पर खेलता भी रहता है। तो अभी हमने कबूतर में पाई जाने वाली अनुकूलताओं को देखा। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।